हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अभी हाल ही में रिलीज़ हुई एक मूवी को जिसका नाम है कंगुआ। तो मूवी एक ऐसी कहानी पर आधारित है कि एक बेहद ताकतवर इंसान अपने दुश्मन के बेटे के लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देता है। कंगुआ फिल्म इन दोनों के बीच के इमोशनल रिश्ते की कहानी है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कंगुआ मूवी को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है रशिया के एक हेडक्वार्टर से, जहां पर हम जेटा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं। एक्चुअल में जेटा के अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं और ये रशियन लोग जेटा के दिमाग से छेड़छाड़ कर रहे थे। तभी अचानक से मालूम चलता है कि उस रशियन हेडक्वार्टर से जेटा भाग निकला है और फिर पूरा का पूरा रशियन माफिया जेटा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ, जहां पर हम फ्रांसिस को देख पाते हैं, जो कि एक बाउंटी हंटर है। वो अपने दोस्त कोल्ट के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। दरअसल में जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती, उन सारे अपराधियों को फ्रांसिस और उसका दोस्त कोल्ट मिलकर पकड़ते हैं और हाल ही में उन्हें डिसूजा नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम मिला है और इस काम के बदले उन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने डिसूजा को तो पकड़ लिया था और जब वो कमिश्नर के पास उसे लेकर जा रहे थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एंजेला की और मालूम चलता है कि एंजेला भी एक बाउंटी हंटर है और वो भी पैसों के लिए इन अपराधियों को पकड़ने का काम करती है। इन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि 1 साल पहले एंजेला और फ्रांसिस रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। अब वो दोनों ही बाउंटी हंटर्स बन चुके हैं, लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। जिसके बाद कमिश्नर इन दोनों को एक और काम देता है और मालूम चलता है कि इन्हें जीतू नाम के एक आदमी को पकड़ना है। वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और उससे भी ज़्यादा उसका भाई पावरफुल है, इसलिए उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि जीतू को उन्हें सही सलामत उसके पास लेकर आना होगा। अगर उसे जरा भी खरोच लगी तो उसका भाई उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो बहुत ढूंढने के बाद इन्हें जीतू का पता मिल जाता है, जो कि एक योट पर होता है। ये लोग जीतू को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ झड़प हो जाने की वजह से उसे गोली लग जाती है और जीतू वहीं पर मारा जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने भी नहीं देखा है, इसलिए कोल्ट और फ्रांसिस तो यहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर जेटा को देख पाते हैं, जो कि यहाँ फ्रांसिस को घूर कर देख रहा था और जेटा ने दोनों को जीतू का खून करते हुए भी देख लिया था। फ्रांसिस और कोल्ट को ऐसा लगता है कि शायद इसे कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए ये लोग चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन अगले दिन ये सारी बातें एंजेला को भी मालूम होती है, क्योंकि वो भी जीतू के पीछे ही थी। तो एंजेला के पास अब जेटा था और जेटा से वो फ्रांसिस और कोल्ट का स्केच बनवाने लगती है, क्योंकि उन दोनों को ही उसने खून करते हुए देखा था। तो जब ये बात फ्रांसिस को मालूम चली कि जेटा उनका स्केच बना रहा है, तो फ्रांसिस और कोल्ट यहाँ से जेटा को लेकर भाग जाते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते में ही जेटा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर ले जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसलिए वो लोग उसे घर ले जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद से यहाँ पर फ्रांसिस को जेटा से अजीब तरह का लगाव हो चुका था। ऐसा लग रहा था फ्रांसिस को जैसे वो इस लड़के को बहुत पहले से ही जानता हो, पर जेटा तो यहाँ फ्रांसिस को सचमुच ही पहले से जानता है। जेटा को थोड़ा भी डर लगता है तो वो फ्रांसिस के पास चला जाता है। अब फ्रांसिस को पता चलता है कि जेटा भूखा है, इसलिए वो लोग उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लेकर जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मालूम चलता है कि जीतू का भाई यहां आ गया था और उसे दरअसल में एंजेला यहां पर लेकर आई थी। वो सभी लोग यहां पर आ चुके थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रशियन माफिया के लोग भी यहां पर आ जाते हैं और वो इस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देते हैं और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। उन्होंने जीतू के भाई को भी मार दिया था और इस तरह पूरे रेस्टोरेंट को तहस नहस कर दिया था। रशियन माफिया यहाँ पर किसी भी तरह जेटा को बस ले जाने के लिए आया था और वो इसमें कामयाब भी हो रहे थे। वो लोग जेटा को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही उन लोगों का पीछा करने लगता है। फ्रांसिस पागलों की तरह जेटा के पीछे भाग रहा था और यहाँ से सीन कट होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, मतलब कि 1070 में, जहां पर हमें एक रोमन सम्राट के बारे में बताया जाता है। रोमन सम्राट अपनी लालची नज़र लेकर भारत की तरफ निकला और वो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। वो अपने 25,000 सैनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुंच चुका था।
तभी उसकी लालची नज़र 5 द्वीपों पर पड़ती है। पहला द्वीप था मांड्यारू द्वीप। यहाँ के लोग शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरा द्वीप था वानकाड़ू द्वीप और यहाँ के लोग औषधि बनाने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा द्वीप था मकाड़ू द्वीप। यहाँ के लोग हथियार बनाने और नाच गाना करने के लिए जाने जाते हैं। फिर चौथा द्वीप था अर्थी द्वीप और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खूंखार हैं। इनके अंदर दया नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। और फिर पांचवा और आखिरी द्वीप था पेरूमाची। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा बहादुर और वीर योद्धा थे। तो रोमन सम्राट की नज़र पड़ती है पेरूमाची पर, लेकिन इन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो कि 5 द्वीपों के बारे में जानता हो। और तभी उनकी मुलाकात होती है कुड़वा से। कुड़वा इन 5 द्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। और जब रोमन सम्राट कुड़वा को बताते हैं कि वो पेरूमाची पर फतह करना चाहते हैं, तो कुड़वा कहता है कि अगर तुम पेरूमाची के ऊपर हमला करते हो तो वो लोग तुम्हें आराम से हरा देंगे, फिर चाहे तुम्हारे पास 25,000 सैनिक हो या फिर 1,00,000। पेरूमाची द्वीप के लोगों को सिर्फ छल से हराया जा सकता है और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो रोमन सम्राट कुड़वा से कहता है कि अगर वो पेरूमाची के एक सैनिक को मारेगा तो वो उसे 2 सोने के सिक्के देगा। तो कुड़वा कहता है कि मैं पेरूमाची के 100 सैनिकों को मारूंगा और उन सबके हाथ काटकर आपके पास लेकर आऊँगा। तो यहाँ से कुड़वा पेरूमाची के सरदार से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि रोमन सम्राट को नाव बनाने के लिए कुछ सैनिकों की ज़रूरत है। अगर वो ये काम कर देते हैं तो वो बहुत सारा सोना देंगे। तो इस तरह कुड़वा 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीच रास्ते में छल से वो अपने ढेर सारे सैनिकों को बुला लेता है और पेरूमाची के 100 सैनिकों को मार गिराता है और उन सभी के हाथों को काटकर वो रोमन सम्राट के पास लेकर जाता है। बदले में उसे 200 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। कुड़वा के अंदर अभी भी बहुत लालच था और वो चाहता है कि वो पेरूमाची के 100 सैनिकों को और मारे ताकि उसे 200 सोने के सिक्के और मिल सके। इसलिए वापस से वो पेरूमाची के सरदार के पास गया और सरदार से कहता है कि रोमन सम्राट नाव के काम से बहुत खुश हुए और वो चाहते हैं कि पेरूमाची के 100 सैनिकों को और लाया जाए ताकि वो उन्हें भी सोना दे सके। जिस वजह से यहाँ पर पेरूमाची के सरदार ने 100 और सैनिकों को नाव बनाने के लिए भेज दिया। तो कुड़वा फिर से पेरूमाची के 100 सैनिकों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में वो रुक जाते हैं और मालूम चलता है कि कुड़वा ने जिन 100 सैनिकों को मारा था उनमें से एक सैनिक बच गया था। उसने अपने सामने अपने बहुत सारे सैनिकों को मरते हुए देखा था, जिस वजह से उसने ये सारी बातें कंगुआ को बताई। तभी यहाँ पर कंगुआ की एंट्री होती है और कुड़वा के जंगल में जो सैनिक छिपे हुए थे वो सारे अब बाहर आ चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है और कंगुआ कुड़वा के उन सारे सैनिकों को मार गिराता है। बाद में कुड़वा को अधमरी हालत में पेरूमाची लाया जाता है, क्योंकि उसने जो किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है और वो दंड है मौत, वो भी सभी के सामने जिंदा जलाकर, क्योंकि पेरूमाची के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। उसने गद्दारी की है। कंगुआ कुड़वा को बता रहा था कि जो काम तुमने किया है उसकी सिर्फ एक ही सज़ा है और वो है सजाए मौत। कुछ सोने की लालच में कुड़वा ने ये सब कुछ कर दिया था और फिर सभी के सामने कुड़वा को जिंदा जला दिया जाता है। तभी यहाँ पर कुड़वा की पत्नी और उसके बेटे पूर्वा को देख पाते हैं और कुड़वा की पत्नी भी कुड़वा के साथ ही आग में जलकर खुद की जान दे देती है, क्योंकि पेरूमाची के लोग उसके खानदान को भी जलाना चाहते थे। जबकि कंगुआ इसके खिलाफ था। उसका कहना था कि गलती उसके आदमी ने की है, उसकी सज़ा उनके परिवार को क्यों दी जाएगी। लेकिन मरते वक्त कुड़वा की पत्नी कंगुआ से कहकर गई थी कि वो पूर्वा की रक्षा करे। तो कंगुआ ने कुड़वा की पत्नी को वचन दिया था कि वो पूर्वा की रक्षा करेगा और उसे अपने बेटे की तरह ही रखेगा। जबकि पेरूमाची के लोग यहाँ पर पूर्वा को भी मारना चाहते थे, लेकिन कंगुआ ने जब कहा कि वो उसका बेटा है तो किसी ने भी उसको छूने की हिम्मत नहीं करी। अब आगे हम देखते हैं कि रोमन सम्राट का खबरी कुड़वा तो मर गया है। तब रोमन सम्राट अर्थी द्वीप के सरदार उदीरा के पास पहुंचा और यहाँ हमें मालूम चलता है कि अर्दी द्वीप के सरदार और पेरूमाची द्वीप के बीच कुछ खास नहीं बनती और उनके बीच में तो पहले से ही दुश्मनी है। और जब रोमन सम्राट यहाँ पर हेल्प लेने के लिए अर्दी द्वीप पहुँचे तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और कहा कि हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे और पेरूमाची का सत्यानाश करेंगे।
अब क्योंकि रोमन सम्राट के पास 25,000 सैनिक थे और यहाँ अर्दी द्वीप के लोग भी बहुत ही खतरनाक थे, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पेरूमाची को इस बार सर्वनाश करने में कामयाब रहेंगे। तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पेरूमाची के सैनिक जब निहत्थे थे, तब यहाँ पर अर्दी द्वीप के लोग जो हैं वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जब ये बात कंगुआ को मालूम चली तो यहाँ पर वो इन सभी का सामना करने लगता है। भले इनके पास कोई भी तलवार नहीं थी, इसके बावजूद वो अर्दी द्वीप के लोगों का सामना कर रहे थे और उन्हें बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर कंगुआ पूर्वा से कहता है कि वो उसकी तलवार लेकर आए। तब पूर्वा कंगुआ की तलवार लेने के लिए जाने लगता है और तब तक कंगुआ ऐसे ही लड़ाई कर रहा था और इन्हें बुरी तरह से मार भी रहा था। आगे हम देखते हैं कि पूर्वा कंगुआ की तलवार तो लेकर आता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। यहाँ पर पूर्वा कंगुआ के अंदर तलवार घोंप देता है, जिस वजह से कंगुआ बुरी तरह से घायल हो गया था और फिर पूर्वा जंगल के रास्ते भाग गया। कंगुआ यहाँ पर बुरी तरह से घायल था, इसके बावजूद वो उन लोगों से लड़ रहा था और बहादुरी से उनका सामना भी कर रहा था। अधीरा के 3 बेटे थे, उनमें से 2 बेटों को यहाँ पर कंगुआ ने मार डाला था और पूर्वा कंगुआ के पेट में तलवार घोंपकर भाग गया था। तब यहाँ कंगुआ ने पूर्वा को पकड़ा और वापस पेरूमाची लेकर आया। लेकिन अब पेरूमाची के लोग पूर्वा से बुरी तरह से नाराज़ थे और वो भी पूर्वा को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कंगुआ सभी को बताता है कि उसने पूर्वा की माँ से वादा किया है कि वो मरते दम तक पूर्वा की रक्षा करेगा। साथ ही हमें एक और बात मालूम चलती है कि अधीरा जल्दी पेरूमाची पर हमला करने वाला है, लेकिन पेरूमाची के लोग चाहते हैं कि पूर्वा को काले जंगल में भेज दिया जाए। लेकिन कंगुआ कहता है कि अगर पूर्वा काले जंगल में जाता है तो वो भी उसके साथ ही जाएगा, क्योंकि उसने उसकी रक्षा करने का वादा दिया है। तब ना चाहते हुए भी कंगुआ को पूर्वा के साथ काले जंगल जाना पड़ता है और मालूम चलता है कि काले जंगल में जो भी जाता है वहाँ से वो बचकर वापस नहीं आता। लेकिन अगर कंगुआ पूर्वा के साथ रहा तो पूर्वा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो दोनों काले जंगल में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पूर्वा अभी भी कंगुआ से नफरत करता है, क्योंकि कंगुआ ने उसके पिता को मारा था और उसके अंदर ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जबकि कंगुआ पूर्वा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। दूसरी तरफ जब ये बात अर्दी द्वीप के सरदार अधीरा को मालूम चली कि उसके दोनों बेटों को मार दिया गया है, तो अधीरा आग बबूला हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। रोमन सम्राट यहाँ पर अधीरा से कहता है कि तुमने हमसे सोना लिया है, बदले में तुमने पेरूमाची को सर्वनाश करने का वादा किया था। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना वापस कर दो। ये सारी बातें सुनने के बाद अधीरा को गुस्सा आ जाता है और वो रोमन सम्राट को ही मार डालता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर अब बात सोने की तो है ही नहीं, उसके बेटे मारे गए हैं, इसलिए अब ये पर्सनल हो गया है और अब जब तक वो कंगुआ को मार नहीं देता तब तक उसके दोनों बेटों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब अधीरा का एक ही बेटा बचा था और वो भी पेरूमाची की औरतों के ऊपर सफ़ेद जंगल में हमला कर देता है। वो सभी को बंधक बना लेता है और वो उनसे कह रहा था कि कंगुआ को बुलाकर लेकर आओ, लेकिन अधीरा का बेटा इन्हें बहुत ही हल्के में ले रहा था, जबकि कंगुआ ने औरत को हाई क्वालिटी वाली ट्रेनिंग दी है, जिस वजह से ये सारी औरतें यहाँ पर अधीरा के बेटे को जान से मार डालती हैं। तो जिस तरह से पेरूमाची की औरतों ने अधीरा के बेटे को मारा है, तो सभी को ये सब कुछ अन्याय लग रहा था। तो 5 द्वीपों के सरदार इकट्ठे हो जाते हैं और वो न्याय करने वाले थे कि आखिर क्या करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि अधीरा भी मौजूद था और जब वो यहाँ पर अपने बेटे की लाश को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाला था और जो इन द्वीपों के मुखिया थे वो उन्हें भी जान से मार देता है। आखिर में पेरूमाची के सरदार को भी वो बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन मरते मरते पेरूमाची के सरदार ने यहाँ पर कंगुआ को एक बाज के द्वारा खबर कर दी थी कि युद्ध अब आरंभ होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्वा के ऊपर एक मगरमच्छ ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी कंगुआ आ जाता है और वो उस मगरमच्छ का सामना करके उसे जान से मारकर पूर्वा की जान बचा लेता है। तभी वो बाज तीर लेकर कंगुआ के पास आता है और मालूम चलता है कि पेरूमाची के सरदार को मार दिया गया है और जल्दी युद्ध छिड़ने वाला है और पेरूमाची के ऊपर हमला होने वाला है। और फिर तभी हम देखते हैं कि अधीरा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ पेरूमाची की तरफ बढ़ने लगता है
अब वो इन सभी को मारना चाहता था। तभी उधीरा और उसके सैनिकों की नज़र पड़ती है काले जंगल की तरफ। वहाँ पर बहुत सारी आग जल रही थी, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि पेरूमाची के सारे सैनिक जो हैं वो काले जंगल में भाग गए हैं, जिस वजह से उनकी सारी नाव जो होती हैं वो काले जंगल की तरफ मुड़ जाती हैं और अब सभी लोग काले जंगल की तरफ हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ये सब कुछ कंगवा का एक सेटअप होता है। वो इन सभी को काले जंगल की तरफ खींचकर लाना चाहता था ताकि पेरूमाची पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जैसे ही काले जंगल की तरफ उधीरा के सैनिक आते हैं तो यहाँ पर कंगवा इनके ऊपर हमला कर देता है। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, जिस वजह से वो इन सारे सैनिकों से लड़ता है और उन्हें बुरी तरह से मारना स्टार्ट भी कर देता है, जिसमें पूर्वा भी अब कंगवा की हेल्प करता है। तो यहाँ पर कंगवा तो उधीरा के सैनिकों से लड़ने में बिजी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उधीरा के सैनिक पूर्वा को उठाकर ले गए थे और अब पूर्वा जब नाव पर चला गया तो कंगवा को भी नाव पर जाना ही पड़ेगा। यही सीन शिफ्ट होता है 2024 में, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर कि हम रशियन माफिया को देखते हैं जो कि एरोप्लेन के द्वारा जेटा को दूसरी जगह ले जाने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस यहाँ पर आ चुका था। उसे जेटा से अलग तरह की अटैचमेंट हो चुकी थी और जब वो प्लेन से उसे लेकर जाने वाले थे कि तभी फ्रांसिस वहाँ पर पहुंचकर इन लोगों से फाइट करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और उनके पास हथियार भी थे। इसके बावजूद फ्रांसिस उनसे लड़ रहा था, जबकि फ्रांसिस को एक गोली भी लग चुकी थी। दूसरी तरफ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि उधीरा ने पूर्वा को नाव से नीचे लटका दिया था और अब उसे किसी भी टाइम शार्क खाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है कंगवा और वो रस्सी से उसे खींचने लगता है। वो उसे बचा रहा था और उधीरा के सैनिक उसे मार रहे थे। पूर्वा ये सारी चीज़ें देख रहा था। उसकी वजह से कंगवा मार खा रहा था और अगर इसी तरह से होता रहा तो वो मर भी जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूर्वा अपना बलिदान दे देता है। उसने चिल्लाते हुए कहा कि अगर मैं मर भी गया तो कम से कम एक वंश तो बचा रहेगा। उसने रस्सी को काट दिया और खुद को शार्क के हवाले कर दिया। ये देखकर कंगवा को बहुत गुस्सा आया और अब यहाँ से उधीरा के लोगों से लड़ने लगता है और आखिर में उधीरा को जान से मार देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में फ्रांसिस ने भी इन सभी लोगों का सामना करके सभी को मार दिया था और जेटा को बचा लिया था। तो वही पास्ट में जब पूर्वा मारा गया तो कंगवा ने प्रतिज्ञा ली थी कि हर एक जन्म में वो पूर्वा की रक्षा करेगा, क्योंकि वो इस जन्म में पूर्वा को नहीं बचा पाया था और इसी चीज़ का उसे बहुत ही ज़्यादा दुख था। फिल्म के आखिर में हमें मालूम चलता है कि उधीरा की एक और औलाद है जिसका नाम रक्तांगसन है और वो उधीरा की रखैल से पैदा हुआ था, जिस वजह से उसे बेटे का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया। लेकिन अब वो गद्दी पर तभी बैठेगा जब वो अपने बाप का बदला ले लेगा। और हमें मालूम चलता है कि दरअसल में रक्तांगसन सूर्या का भाई कार्थी है। वहीं प्रेजेंट सीन में हमें बताया जाता है कार्थी जो कि रशियन माफिया में डॉन है, उसी ने रशियन माफिया को जेटा के पीछे लगाया है और वो दरअसल में रक्तांगसन है, क्योंकि उसे अपने पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ याद आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को कंगवा के बारे में याद नहीं आया। बस उसे जेटा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और वो उसे बस किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर शिवा ने कंगवा के जरिए तमिल सिनेमा की ओर से तेलुगु सिनेमा की सुपरहिट फिल्म बाहुबली को चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने करीब 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी कंगवा में तमिल सिनेमा के सुपर सितारे सूर्या को लीड रोल में लिया है। कई भाषाओं में डब होकर रिलीज हुई इस फिल्म को देश भर में पॉपुलर करने के लिए बॉलीवुड से बॉबी देओल को विलन और दिशा पाटनी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया। लेकिन अफसोस की फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी खुद ही निभाने वाले शिवा इस मामले में पीछे रह गए। मूवी की शुरुआत प्राचीन और मौजूदा समय में ठीक ठाक अंदाज में होती है, लेकिन इंटरवल से पहले ही कहानी पटरी से उतरने लगती है। इंटरवल के बाद तो फिल्म की कहानी और ज़्यादा उलझ जाती है। हालांकि उन्होंने क्लाइमेक्स में एक सरप्राइज़ डालकर फिल्म को संभालने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए और फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आया, जिसके कारण करीब 2.5 घंटे की लंबी ये मूवी टुकड़ों में अपना मनोरंजन करती है और कुछ बचकाने सवालों के साथ दर्शक सिनेमाघर से बाहर निकलते हैं। दूसरी ओर 3D में होने के बावजूद फिल्म का VFX बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। सिनेमेटोग्राफी के मामले में फिल्म को ज़रूर ठीक ठाक नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी डब वर्जन का संगीत इसका कमज़ोर पक्ष है।
पर एक्टिंग के मामले में सूर्या सर ने दोनों रोल्स में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक प्राचीन योद्धा और मौजूदा समय के एक युवा के रोल में बाखूबी निभाया है। पर बॉबी देओल अपना रोल करने में उतने कामयाब नहीं हो पाए और मूवी के एंड में इसकी सीक्वल की भी घोषणा की गई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।